नमस्कार, मंडी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हूं लेकर एक बार फिर मंडी डॉट कॉम। अब से कुछ ही दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और खेती बाड़ी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। ये घोषणाएं दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा था, जो उन्होंने खास तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए घोषित की। इन घोषणाओं में करीब 11 बिंदु थे, जिनमें से कि शुरुआती 8 बिंदु जो थे वो दरअसल किसी न किसी तौर पे आर्थिक मदद देने के लिए किसानों को और कृषि क्षेत्र के लिए बताए गए थे। लेकिन आखिरी के जो 3 मुद्दे थे वो नीतिगत सुधारों की घोषणा उनमें की गई थी। ये नीतिगत सुधार कुछ इस तरह के हैं जिनके बारे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों और सालों में इससे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इन्हीं असर को, इन्हीं जो घोषणाओं के प्रभाव को समझने के लिए आज हमने अपने साथ बातचीत में मंडी डॉट कॉम में शामिल किया है जाने माने कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक गुलाटी को, जो कि इक्रियर में कृषि के लिए इन्फोसिस चेयर के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर अशोक गुलाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी डॉट कॉम में। धन्यवाद। अशोक गुलाटी जी, इस फैसले के बाद कई जगह आपने लेख भी लिखा है और इंटरव्यू भी दिया है, मैं उनको देख भी रहा था, और आपने इनकी तुलना 1991 में जो इंडस्ट्रीज के लिहाज से सुधार हुए थे उनसे कहीं कहीं की है कि कृषि के लिए ये उसी तरह के सुधार साबित हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। इस समय देश में कृषक की स्थिति है, उसकी समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन जो समस्याएं उसको बाजार में सामने आती हैं, अपनी उपज का जिस समय वो लेके जाता है बाजार में, तो उसको क्या कीमत मिलती है, उससे ज्यादा कष्ट है, बजाय इसके कि जिस समय वो उत्पादन कर रहा है, और उसके भी रिस्क हैं कई तरह के, लेकिन उससे ज्यादा मार जो खाता है कृषक हमारा, वो बाजार में खाता है। तो वो बाजार में क्यों खाता है? क्योंकि कुछ इस तरह के हमारे रेगुलेशंस हैं जो जकड़ के रखे हुए हैं, और वो सिर्फ मंडी में जा सकता है और कहीं नहीं बेच सकता। इसमें सिस्टम जो है वो डाइस इज लोडेड अगेंस्ट द फार्मर। जो किसान है उसको पूरा फायदा नहीं उठ पाता। अब उसमें कई फायदे भी है, वो सोचता है कि जी आड़तिया है, मुझे क्रेडिट देता है, उससे करता है। तो उस सिलसिले में सरकार ने ये सोचा कि ये सिस्टम जो एपीएमसी मंडी का है वो चलता रहे, लेकिन अगर दूसरा कोई आदमी किसान के पास जाकर खरीदना चाहता है और उसको उचित मूल्य देना चाहता है, जो किसान कंपेयर करेगा ना कि उसको मंडी में अच्छा मिल रहा है या किसी, आप अगर खरीदने आए हैं मेरे से एज ए प्रोसेसर एक्सपोर्टर, कोई भी अगर खरीदना चाहता है तो उसके पास ज्यादा चॉइसेस होंगी, उसके जी पास ज्यादा बिल्कुल। ऑप्शंस होंगी। तो जी उससे, उस कंपटीशन से जो उसको कीमत मिलनी चाहिए वो या मिलती है, उससे इम्प्रूवमेंट होगी। तो एक तो ये बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा ये है कि जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर हमारे यहाँ स्टॉकिंग लिमिट लगा दी जाती थी कि जी प्याज का भाव जो है वो 20 रुपए से 40 रुपए हो गया, तो आप स्टॉकिंग लिमिट लगा दीजिए कि कोई रख नहीं सकता। अरे भाई, प्याज की उपज आएगी, जिस समय उसकी कटाई होगी उसके 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक आपको खाना है, तो किसी ना किसी को तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो अगर आप स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं क्रिएट करेंगे तो होता क्या है कि जब वो प्याज लेके आता है तो वो प्राइस एकदम नीचे गिर जाता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। तो जी और लीन सीजन में होता क्या है कि स्टॉक कम है और नई क्रॉप आने में अभी 2 महीने हैं, और उस समय कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए कीमत बढ़ जाती है। तो ये स्टॉकिंग लिमिट लगाने असेंशियल कमोडिटीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश होना चाहिए स्टॉक्स क्रिएट स्टोरेज कैपेसिटी में, वो नहीं जी। हुआ है इस देश में। तो हम्म। ये जो असेंशियल कमोडिटीज में अमेंडमेंट की बात की गई है कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट या स्टॉकिंग लिमिट्स तभी लगाई जाएंगी जब कोई नेचुरल कैलामिटी हो या वार हो या फैमिन हो, एक्सट्रीम कंडीशंस, वो ठीक जी है। लेकिन अगर कीमत आज लसन गांव में जो प्याज की कीमत चल रही है 6 रुपए किलो चल रही है,
अब 6 से 12 हो जाए तो आप कहेंगे स्टॉकिंग लिमिट लगा दे, तो ये तो किसान के साथ अन्याय है, जी ठीक है कि नहीं? जी तो जी। मैं सोचता हूँ ये जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का अमेंडमेंट है, उससे भी किसानों को फायदा मिलेगा। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की बात आपने कही है, और भी कुछ मुद्दे हैं जो इसमें हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद और दूसरे क्या कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिनसे कि आने वाले समय में बहुत कुछ कृषि में बदलने जा रहा है, इसको भी आपसे समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी डॉट कॉम में। हम बात कर रहे हैं आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने जो 11 सूत्री सुधारों की घोषणा और बहुत सारी मदद की घोषणा जो किसानों के लिए और कृषि के लिए की है, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक गुलाटी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो 11 सूत्री एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, उसमें देखा जाए तो 8 जो सूत्र थे वो तो ज्यादातर मॉनेटरी एक हेल्प के तौर पे थे, कुछ फंड बनाए गए, लेकिन जो 3 उसमें जो बिंदु रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतिगत सुधारों से जुड़े रहे हैं, जिसमें से एक की चर्चा आपने की है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में सुधार के लिए। इसके अलावा जो एक बड़ी बात कही गई है वो एपीएमसी सुधारों के बारे में कही गई है। एपीएमसी एक्ट जो है उसमें जो सुधार की बात कही गई है, क्या उसके बाद ये माना जाए कि इफेक्टिवली एपीएमसी एक्ट अब खत्म हो गया है, या हो जाएगा जब इसको कानून बना दिया जाएगा? अमेंडमेंट चाहिए, जो मंडी में जाना चाहता है जाए, लेकिन आज की डेट पे अगर मैं मंडी के बाहर दूसरी ज्यूरिस्डिक्शन में जाके अगर मैं किसान से खरीदना चाहता हूँ एज ए प्रोसेसर, तो वो इलीगल है। कुछ स्टेट्स ने अलाउ किया है, लेकिन वो ऑल इंडिया पॉलिसी नहीं है। तो उस स्थिति में जो ये सुधार की बात हो रही है वो ये है कि आप एक लाइसेंस खरीदने का रखें, ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी फार्मर से आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और जो ज्यूरिस्डिक्शन जो लॉ है एपीएमसी का, वो मार्केट यार्ड एपीएमसी तक सीमित रहेगा, क्योंकि आज की डेट पे मैं उसकी कैचमेंट एरिया में जाके नहीं खरीद सकता। ये जो एपीएमसी को लेके सुधार की बात कही गई है, वो सफल होंगे असफल होंगे, क्या वो भी राज्यों पर ही डिपेंड करेगा? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वो ये है कि वो एक सेंट्रल लॉ लाएंगे। देखिए, अगर राज्यों पे ये छोड़ दिया जाए तो 10 साल चेंज नहीं होगा। हमने 2003 से शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के टाइम पे एक मॉडल एक्ट बनाया गया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारने के लिए, और सब स्टेट्स को भेजा गया कि भाई इस हिसाब से आप जरा चेंज करिए। लेकिन वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसी है जबरदस्त कि वो आसान नहीं है चेंज करना। तो उस सिलसिले में जो अनाउंसमेंट की गई है फाइनेंस मिनिस्टर ने अब की बार, कि हम एक सेंट्रल लॉ लाएंगे और उससे इसको पूरा सुधार करेंगे। अब उसमें कई स्टेट्स हिचकिचाएंगे, हो सकता है कि वो कोर्ट में चले जाएं कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक था, आपने कैसे ले लिया। लेकिन पार्लियामेंट में अगर जो पास करते हैं इसको, तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, चेंज कर सकते हैं। और जो उसको आनाकानी करे, नहीं लगाना चाहे, आई थिंक दे विल बी मोर एंटी फार्मा। तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे रोल आउट होगी देखना पड़ेगा हमें। जी लेकिन मेरे हिसाब से ये एक आर्थिक सुधार जो किसान को ज्यादा चॉइसेस देने का, ज्यादा ऑप्शंस देने का है, कि वो किसी को भी बेच सकता है। मंडी भी है, जिसमें जाता रहा है वो जाना चाहे चले जाए, लेकिन उससे बेटर डील कहीं और कोई दे रहा है तो उसको बेच सकता है। ये सेंट्रल लॉ अगर आ जाता है एपीएमसी में, एक तरह से जो ये बंदिश थी वो खत्म हो जाती है, तो जो वहाँ ई नैम के अगर संदर्भ में मैं आपसे पूछूं कि ई नैम में जो एक आवश्यकता थी कि हर राज्य के लिए एक लाइसेंस की जरूरत थी, और इसी के लिए राज्यों से ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो एपीएमसी में सुधार करें, तो अब उस सुधार की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस हिसाब से क्या माना जाए कि ई नैम के लिए भी एक बड़ा ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा?
ये तो एक लाइसेंस आप लेके पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट कर सकते हैं, जो इन्होंने कहा है। जैसे राशन कार्ड के लिए कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उस तरह से आप एक बार लाइसेंस ले लीजिए खरीदने का एज ए प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, ऑर्गेनाइज रिटेलर, तो वो हिंदुस्तान के किसी भी फार्मर से आप खरीद सकते हैं। तो ये तो ई नैम से भी बहुत बड़ा स्टेप है। और उसमें देखिए, इंटर स्टेट सेल्स में या ई नैम क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ अभी तक, हालांकि सरकार तो अपना आंकड़े देती है, इतना बिक गया ये, वो तो एफसीआई की सेल भी उसी में डाल देती है, वो बात दूसरी है। लेकिन जो आप ई कॉमर्स से जब चीज खरीदते हैं, Amazon.com से जब आप खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं कमोडिटी की और ऑर्डर दे देते हैं। वो कहाँ से आ रहा है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर जब आपके पास चीज आती है, अगर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आपको राइट होता है वापस करने का। जी। उससे ट्रस्ट बनता है। ठीक है जी। डॉक्टर गुलाटी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सुधार की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक लिमिट के कारण आपने बार बार कहा है कि निजी क्षेत्र को एक तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलता था, उल्टा कहें कि वो हतोत्साहित होता था कोई स्टोरेज बनाने के लिए। लेकिन साथ ही हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में WDRA के जो अप्रूव्ड वेयर हाउस हैं और कुल मिला के जो WSPs हैं, जो वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उनमें एक इजाफा हुआ है। कई सारे कॉरपोरेट्स हैं जो इस फील्ड में आए हैं। तो क्या माना जाए, एग्जैक्टली ये न होने से या होने से क्या ये जो चल रहा है, जिस तरह से WSPs में और जिस तरह वेयर हाउसिंग में ग्रोथ आ रहा है, वो ग्रोथ बढ़ेगी या कुछ ऐसा था जो नहीं था वो अब आ जाएगा? ये सब मॉडर्नाइजेशन चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वो क्यों नहीं करता? मैं 50,000 टन का साइलो बनाना चाहता हूं, लेकिन अगर कल सरकार कह दे कि 50,000 टन तो बहुत दूर, आप 500 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, स्टॉकिंग लिमिट लगा दे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? मैं इन्वेस्टमेंट एक दिन के लिए या एक साल के लिए नहीं कर रहा हूं, तो 30 साल का होराइजन लेके चल रहा हूं। ठीक है कि नहीं? तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पाती हिंदुस्तान में, छुटकर फुटकर इधर उधर हो जाती हैं। उससे इन्वेस्टमेंट ना होने से वेस्टेजेस बहुत है। तो दो चीजें हो गई, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और APMC रिफॉर्म। जी। एक तीसरा मुद्दा और था। जी जी, इसी तीसरे मुद्दे की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद कौन सा तीसरा मुद्दा है जो एक बड़ा एक चेंज, एक बड़ा बदलाव कृषि के क्षेत्र में ला सकता है, डॉक्टर गुलाटी से पूछेंगे हम। फिलहाल लौटेंगे हम एक छोटे से ब्रेक से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। स्वागत है एक बार फिर आपका Mandi.com में। हम आज बात कर रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो कृषि क्षेत्र से संबंधित 11 सूत्रीय सुधारों की घोषणा की गई है, उनके बारे में। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि 11 सूत्रीय घोषणाओं में 8 घोषणाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को सीधे तौर पे आर्थिक मदद देने के लिए फंड से रिलेटेड है, लेकिन 3 घोषणाएं इसमें ऐसी थी जिन्हें हमें लगा कि आपके लिए किसी विशेषज्ञ से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो सीधे तौर पे पैसे के रूप में आपके पास नहीं आएंगी, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा एक असर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों में देखने को मिल सकता है, आप पर, आपकी खेती पर और आपके कहा जाए कि आपकी आमदनी पर। तो इसी के लिए हमने आज स्टूडियो में और अपने साथ बुलाया है डॉक्टर अशोक गुलाटी को, जो जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं और एक करियर में कृषि के लिए जो इन्फोसिस चेयर है उसमें प्रोफेसर है। डॉक्टर गुलाटी, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो बात की, आप जैसा कि बता रहे थे कि 2 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और APMC में सुधारों की बात हमने की। तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण वो बिंदु है जो आप देख रहे हैं कि इनमें घोषणा की और दूरगामी परिणाम होने वाला है? जो तीसरा मुद्दा लीगल फ्रेमवर्क का कहा गया है, उन्होंने उसको नाम नहीं लगाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। उसमें
जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें जो खरीदार है वो किसान को जिस समय बुवाई हो रही है उस समय उससे एश्योर कर सकता है कि भाई अगर प्याज जो है आप अगर उगाएंगे तो 4 महीने के बाद मैं आपका प्याज जो है इस भाव से ले लूंगा, या आप गेहूं लगाएंगे तो इस क्वालिटी के गेहूं मैं इस भाव पे आपके 4 महीने के बाद ले लूंगा। तो एश्योर्ड प्राइस एडवांस, तो उससे क्या है जो मार्केट रिस्क वो थोड़ा कवर होता है। इस समय हमारे किसान करते क्या है, किसान भाई पिछले साल बड़ा अच्छा कीमत था, और प्याज का ही एग्जांपल ले लीजिए, पिछले साल 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए तक गया ऊपर, तो मजे लग गए किसानों के। तो इस बार इस सारे किसान लग गए कि प्याज ही उगाना। और इस समय प्याज का भाव क्या है, जो पिछले साल गया 40 रुपए 50 रुपए इवन 60 रुपए तक भी कुछ दिन गया था, इस समय 6 रुपए किलो बिक रहा है। लसन गांव में आज का प्राइस 6 रुपए किलो चल रहा है। तो ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि किसान जिस समय बुवाई करता है तो उसको ये नहीं पता कि 4 महीने के बाद क्या प्राइस मिलेगा, वो पिछला देखता है। तो इसको हम अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कॉबवेब प्रॉब्लम के, जाला जिस तरह से मकड़ी का होता है उस तरह से ये घूमता है पिछले उस हिसाब से, और उसमें फंस जाता है। तो ये उसकी कुछ भरपाई करेगा कि किसान बजाय पिछले साल के प्राइस देखने के वो 4 महीने आगे का प्राइस देखेगा क्या मिल सकता है और उस हिसाब से बुवाई करे। तो ये डिमांड सप्लाई का ग्लट और बस्ट कहते हैं, बूम एंड बस्ट, ये जो साइकिल है इसको तोड़ा जा सकता है, तो उससे भी किसानों को फायदा हो। जी, तो क्या माना जाए कि जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उसी समय से एक बात चल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक मॉडल लॉ आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं था, तो माना जाए कि ये जो घोषणा है ये उसी मॉडल लॉ की भूमिका है और इसी के रूप में वो मॉडल लॉ आएगा। देखिए मैं तो कहता हूँ अगर मोदी 1.0 में पहले साल ही ये कर देते तो इस समय इनका सबका जो फल था उनको मिलता। इस समय किसान की वो जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात की जाती है वो कुछ रियलिटी के पास आती। बेटर लेट देन नेवर। तो मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि कम से कम सोचा इन्होंने। इस समय क्राइसिस का समय है और उसके साथ अगर ये चेंजेस कर सकते हैं तो इससे किसान को कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन ये अभी ये कि कल फायदा हो जाए या 3 महीने के बाद हो जाए ऐसा नहीं होगा, ये समय लगेगा इसमें। अगर सीधा अभी 2 महीने में 3 महीने में फायदा पहुंचाना है तो किसान की जेब में कुछ पैसा डाल दो, उसको काफी नुकसान हुआ है। तो जी। पीएम किसान जैसे 6,000 रुपए उसमें आपने इस बजट में रखे हुए थे, तो 6,000 की जगह 10,000 कर दो तो उसका कुछ फायदा हो जाए। जो हम लोगों ने बात की, 3 घोषणाएँ हुई हैं जिनका कि एक दूरगामी परिणाम हम देख रहे हैं कि अच्छा हो सकता है। इसमें जो एफपीओ का स्ट्रक्चर है, उससे कितनी मदद मिल सकती है? क्योंकि एफपीओ को भी जो सरकार का जो एफपीओ को लेकर रुख रहा है, वो बहुत सकारात्मक रहा है और अभी-अभी प्रधानमंत्री ने अपने 10,000 एफपीओ बनाने का एक शुरुआत भी की है, औपचारिक तौर पे 5 साल में बनाने जा रहे हैं। कितना एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे ये दोनों सिस्टम? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि जो बड़ा बायर है, बड़ी-बड़ी कंपनीज, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो हर फार्मर के पास जाके उसके साथ एक-एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 1,000 फार्मर इकट्ठा हो जाए, 500 फार्मर इकट्ठा हो जाए और इस तरह की क्वालिटी चाहिए, इस समय चाहिए, ये प्राइस देंगे। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा अहम रोल है इसमें, और उनकी बार्गेनिंग पावर भी उसी से होगी जब इकट्ठे होंगे। अगर एक एक फार्मर के साथ वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो उस हिसाब से जो 10,000 एफपीओ की अनाउंसमेंट पिछले बजट में की गई थी, वो इसी रास्ते में एक अच्छा संबल बन सकती है किसानों के लिए। जी। अ, एक आखिर में एक सवाल और आपसे फिर पीछे जाके मैं पूछूँगा डॉक्टर गुलाटी, हालाँकि मैंने देखा है कि आपने बिल्कुल उस संभावना को खारिज किया है अपने दूसरी जगहों पर जो आपने विचार दिए हैं। लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो लागू हुआ था, उसमें एक विषय तो था ही कि अ, अभी भी अगर अगर देखा जाए तो दूर-दराज के जो गाँव हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पे इतनी ना ही
कहा जाए कि तकनीकी तौर पे हम सक्षम हैं कि हम जान सकें कि वास्तव में कहाँ पे कितना स्टॉक जमा है, या तो कभी भी किसी ऐसी स्थिति में जबकि इसका फायदा उठाया जा सकता हो, और कभी देश के अलग अलग हिस्सों में जो दूर दराज मेट्रोज से बहुत दूर के गांव और जिले हैं, वहां पे इस तरह की परिस्थिति क्या फिर से नहीं बन सकती है, जहां की लगे कि हाँ इस जो एक्ट है उसके नहीं होने का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं? एक्ट नहीं होने का फायदा उठा रहे हैं, क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। कोई ये है, ये जो स्पेकुलेशन है जी, स्पेकुलेशन है, होर्डिंग है। ये देश फैमिन कंडीशन 1955 की में नहीं है, 1943 में नहीं है, 65 में नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई लोग इकट्ठे होके और प्राइस को ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है कि भाई यहाँ पे आपकी होर्डिंग हो रही है और ये जान के इसको प्राइस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको उसके हिसाब से उनको सजा मिल सकती है। वो किसी भी अगर दो प्लेयर मिल जाते हैं और करना चाहते हैं इकोनॉमी को रैंसम पे, तो उसके लिए सीसीआई अप्लाई कीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में वो कर सकता है उसके ऊपर कार्रवाई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलाटी, हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों धन्यवाद। के साथ ये सारी बातें साझा करने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अशोक गुलाटी, जाने माने कृषि विशेषज्ञ, जो आज मंडी.com में हमारे साथ समझा रहे थे हमें कि जो हाल में घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं कृषि क्षेत्र को लेकर, उनका आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों में किस तरह का असर कृषि क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है, किस तरह का असर कुल मिला के जो इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं खेती बाड़ी का देश का, उस पर पड़ सकता है। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।